नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुकुल ICS बिलासपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। आज उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। तो इसमें भी उसी प्रकार के प्रश्न हैं जो पूर्ववर्ती एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जो आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये एग्ज़ाम के संदर्भ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण का पितामह किसे कहा जाता है? ये कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है और इसलिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न बनता है। भारतीय पुनर्जागरण का पितामह, कभी कभी ऐसा ही पूछ देता है कि भारतीय पुनर्जागरण का पितामह या जनक या भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या नव भारत का तारा या भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, सभी के उत्तर एक ही होंगे। अब देखिएगा, पहला ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो हमारा सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता या जनक या अग्रदूत या नव भारत का तारा या भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? नहीं है को ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी नहीं है हमको दिख नहीं पाता और जिसके कारण हम है वाले में टिक लगा देते हैं। तो सबसे पहले नहीं है जहाँ भी लिखा रहेगा उस नहीं है को अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन नहीं है वाला है और नहीं है वाले को ही बनाना है। चलिए पहला ऑप्शन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, दूसरा ऑप्शन बी मद्रास महाजन सभा 1884, ऑप्शन सी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1984, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है इसके बारे में पूछा है। इसका सही जवाब होगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। दोस्तों याद रखिएगा 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। यही जोड़ी सुमेलित नहीं है। राइट, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थानोपरांत प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कहा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखिएगा, पहला सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा A.O. ह्यूम और चौथा लॉर्ड डफरिन। सभी नाम वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है इस संदर्भ से, कहा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ से। तो इसका प्रथम अध्यक्ष इसके बारे में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा W.C. बनर्जी। इसका पूरा है व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर। इसके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और इसकी स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तक होते हैं जिनके नामों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी पुस्तक का नाम दे देता है, लेखक के नाम पूछते हैं, या कभी कभी लेखक का नाम दे देता है और कुछ पुस्तकों के नाम दे देता है। तो देखिए ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? ये शिक्षा से सुधार संबंधी एक आयोग है। कभी कभी इस आयोग के सन के बारे में या कभी कभी इस आयोग का संबंध किससे है, इस संदर्भ में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1817, ऑप्शन बी 1917,
ऑप्शन सी 1818, ऑप्शन डी 1907। सही जवाब होगा 1917। याद रखिएगा 1917 में ही सैडलर कमीशन की स्थापना की गई थी। माइकल सैडलर इनका नाम था, पूरा नाम था माइकल सैडलर। ये विश्वविद्यालय से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके समाधान हेतु इस माइकल सैडलर की अध्यक्षता में इस सैडलर कमीशन की स्थापना की गई थी 1917 में। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्यों का भी चयन हुआ था। याद रखिएगा, कभी कभी इनके नाम भी पूछ देता है। एक का नाम है आशुतोष मुखर्जी और दूसरे का नाम है डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। एक कथन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। निम्न कथन किसने कहा था? कथन है कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी अश्वनी कुमार दत्त। इस प्रकार के प्रश्न में अगर आप 99% श्योर हैं तभी इन क्वेश्चनों को बनाइएगा, अदरवाइज़ आपके आंसर गलत भी हो सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कथन हैं जिनके बारे में आयोग बार बार प्रश्नों को पूछता है। इसका सही जवाब होगा डी अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उसके बाद हर साल इसका अधिवेशन होता आ रहा था दिसंबर माह में, और कहा जाता है कि कुछ कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष अधिवेशन भी होता था। तो प्रथम अधिवेशन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे आते हैं अलग अलग एग्जाम में, और उसी आधार पर इन प्रश्नों का कुछ सीरीज़ है जिनको लेकर आपके सामने हाजिर हुआ दोस्तों। ये सभी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, इसके स्थान के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कलकत्ता या ऑप्शन डी मद्रास। तो सही जवाब होगा ए बम्बई। बम्बई के कहा जाता है ग्वालियर टैंक में ये जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का के प्रथम अधिवेशन का आयोजन हुआ था। इनके सीक्वेंस को याद रखेगा, पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन और चौथा अधिवेशन, विशेष तौर पर इनको याद रखेगा। तो पहला अधिवेशन जैसा कि मैंने बताया बम्बई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन दोस्तों याद रखेगा कलकत्ता में हुआ था, तीसरा अधिवेशन दोस्तों मद्रास में हुआ था और चौथा अधिवेशन दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था। इन चारों अधिवेशन के स्थान का नाम याद रखिएगा। इनके साथ ही साथ इन अधिवेशन की कुछ खास बात थी, इसमें समाज के सभी वर्गों को प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम अधिवेशन से लेकर चौथे अधिवेशन तक किसी में मुस्लिम वर्ग को, किसी में ईसाई वर्ग को, किसी में ब्रिटिश यूरोपीय को और किसी में भारतीयों को, कहा जाता है सभी वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। इसलिए ये सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। उनके स्थान के नाम और उस अधिवेशन में कहा जाए तो अध्यक्ष के नाम याद रखेगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 82। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 72। तो कुल 72 लोगों ने कहा जाता है भाग लिया था। इन 72 लोगों में कहा जाता है कि 16 ब्रिटिश सदस्य थे, 57 भारतीय राजनीतिक दल के सदस्य थे और 16 देशी रियासत के विभिन्न प्रकार के नरेश थे। याद रखेगा, तो कुल मिलाकर होते हैं 16। मैंने कहा 16 जो थे वो ब्रिटिश सदस्य थे, 57 भारत के विभिन्न राजनीतिक दल के जो सदस्य थे और एक और जो 16 थे वो 16 देशी रियासत के नरेश थे। याद रखेगा, तो कुल जो है 72 सदस्य इसमें प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, क्योंकि कभी कभी पुनः जैसा कि मैंने बताया आपको, जहाँ भी नहीं आया आप उसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि वो चीज़ें हम बाद में भूल जाते हैं पढ़ने के बाद।
जब हम ऑप्शनों पर ध्यान देते हैं तो नहीं है, इन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। जब भी नहीं है जहाँ पर लिखा हो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क बना लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं है वाला है। चलिए देखते हैं। पहला ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा जाता है प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे। देखिए यहाँ पर महासचिव और अध्यक्ष दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग बातें हैं। इन दोनों को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी AO ह्यूम, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी AO ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था और इन्होंने ही इस संस्था के बारे में लॉर्ड डफरिन से बात की थी और इन्हीं के परामर्श पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, इनमें से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। ये पुनः जैसा कि मैं दोहरा रहा था, नहीं है जहाँ भी आए आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए किसने अध्यक्षता नहीं की थी, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी JB कृपलानी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो देखिए आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि किसने किसने अध्यक्षता की थी। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक और वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है 1931 के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। JB कृपलानी इन्होंने कहा जाता है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय इन्होंने अध्यक्षता की थी। और महात्मा गांधी इन्होंने 1924 में एक ही बार दोस्तों अध्यक्षता की थी। तो किसने नहीं की थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। याद रखेगा लाल बाल पाल ग्रुप के एक ही व्यक्ति थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किस वर्ष के अधिवेशन में किया गया था। स्वराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए स्वराज है, प्रतिवाद है, समाजवाद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। तो स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से प्रथम बार किस वर्ष के अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1896 या ऑप्शन डी 1905। तो याद रखिएगा 1906 के अधिवेशन में, 1906 के कहा जाता है 1906 के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13, इनमें से किस राजनेता ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी कहा है। समाजवाद को। ऑप्शन ए JL नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन ए JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही कहा था कि समाजवाद भारत की समस्याओं को हल करने की क्या है, एक कुंजी है। समाजवाद कहा जाए तो समाज शब्द से मिलकर बना है। सोशलिज्म, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में हर व्यक्ति को रहना अनिवार्य होता है, तभी वो सामाजिक कहलाता है। तो समाजवाद एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14, कथन दिया हुआ है अलग अलग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। दूसरा, सर्वाधिक बार अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तीसरा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष थे। 3 कथन दिए हुए हैं। अब देखिए यहीं पर दिया हुआ है कुछ ऑप्शन, सही कथन का चयन करें। सही कथन कौन कौन सा है, इन पर ध्यान देना है। तो क्या केवल एक, ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 व 2 सही है, या ऑप्शन डी
उपरोक्त सभी कहने का मतलब तीनों जो विकल्प हैं वो सही हैं। तो देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, सर्वाधिक बार कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है, कहा जाता है कुल जो है अधिवेशन 10 बार ये कलकत्ता में हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और 7 बार कहा जाता है बम्बई और मद्रास में हुआ था। तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष थे, ये गलत है, प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष ये नहीं थे। ये सर्वाधिक युवा अध्यक्ष थे, या सर्वाधिक समय जब द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल चल रहा था उस समय ये जो है अध्यक्ष थे। तो ये जो कथन है ये असत्य है, गलत है। प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष याद रखेगा 1921 में जब चित्तरंजन दास को जेल हो गया था, तो जेल जाने के कारण प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था हकीम अजमल खां को 1921 में। तो हमारे दो ऑप्शन पहला और दूसरा कथन सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 15। ये कूट दिया हुआ है, कुछ कूट के बारे में याद रखिएगा। कूट में नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। एक सूची में दिया हुआ है अधिवेशन का वर्ष, कांग्रेस का अधिवेशन अलग अलग जो हुआ है उनके वर्षों के बारे में बताया गया है, और दूसरी सूची में वो किस किस स्थान पर हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए 1905, ऑप्शन ए 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। 1906 में दोस्तों याद रखेगा कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। 1915 में दोस्तों कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन हुआ था। 1916 में कहा जाता है लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें नरम दल और गरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसीलिए याद रखिएगा। चलिए तो इस प्रत्युत्तर से कहा जाए तो ऑप्शन डी 4 3 2 1 जवाब आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16। ब्रिटिशों ने प्रथम मदरसा की स्थापना किस स्थान पर की थी? ब्रिटिशों ने प्रथम मदरसा ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए ये ब्रिटिश क्या करते थे, यहाँ से जो कच्चे माल है उनका अपने देश निर्यात करते थे। इनके अलावा ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करते थे, और इसी प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने मदरसों की स्थापना की थी। तो इन्हीं मदरसों में प्रथम मदरसा के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कलकत्ता, या ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो कहा जाता है ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी तीन प्रेसिडेंसियों में, और एक कलकत्ता में ही प्रथम मदरसा की स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले महोदय ये नाम है एक व्यक्ति का, और इसने क्या काम किया था, इससे संबंधित क्या चीज़ें हैं, इसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए सैन्य सुधार कार्यक्रम, ऑप्शन बी शिक्षा सुधार से, ऑप्शन सी धार्मिक सुधार से, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो याद रखेगा लॉर्ड मैकाले ये शिक्षा सुधार से संबंधित व्यक्ति हैं, ये शिक्षा सुधार से संबंधित व्यक्ति हैं लॉर्ड मैकाले। ये इन्होंने जो है कहा जाता है प्राच्य शिक्षा को कम महत्व दिया था, और पाश्चात्य शिक्षा जो वेस्टर्न एजुकेशन है कहा जाए तो अंग्रेजी शिक्षा को ज़्यादा बल दिया था, ज़्यादा महत्व दिया था। इन्होंने कहा भी था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत व अरब के समस्त साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान है। कहा जाए तो अंग्रेजी शिक्षा को ज़्यादा बल दिया था। चलिए याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले ये शिक्षा सुधार से संबंधित है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8। बाल गंगाधर तिलक को किस अंग्रेज ने अशांति का जनक कहा था? कभी कभी भारतीय अशांति का जनक ये भी पूछ देता है। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन,
ऑप्शन सी वैलेंटाइन शिरोल, ऑप्शन डी हेनरी कॉटन। तो सही जवाब होगा वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल, इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था और इन्हीं पर मुकदमा करने के लिए ये लंदन चले गए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कौन सा कथन त्रुटि रहित है? अब देखिए त्रुटि रहित दिया हुआ है, कहा जाए तो जो जिसमें त्रुटि नहीं है उसी कथन को पहचानना है। ऑप्शन ए, इसकी स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन वायसराय थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनने का गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को प्राप्त है, बिल्कुल प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी ही थे, जिनका समय कहा जाता है 1887 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में ये बतौर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और तीसरा, प्रथम महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट थी। 1916 में जब अधिवेशन हुआ था तो इस अधिवेशन 1917 में जब यह अधिवेशन हुआ था तो इसके अध्यक्षता थी एनी बेसेंट, याद रखेगा। तो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, तीनों कथन जो है सही है। प्रथम महिला अध्यक्षा और एक पूछा जाता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, याद रखिएगा। प्रथम महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा सरोजिनी नायडू थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, पूछा जाता है। कभी 1947 दे देगा, कभी आज़ादी के समय दे देगा। ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा JB कृपलानी, याद रखिएगा। JB कृपलानी महोदय ही आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बतौर अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। एक वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, यह लागू किया गया था। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो याद रखिएगा वार्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लाया था लॉर्ड लीटन ने। एक पत्रिका थी जिसका नाम था सोम प्रकाश और इसी सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए ये लॉर्ड लीटन ने वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 22 देखिए, यही प्रश्न है। सोम प्रकाश, अब पूछा गया है क्या, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन ए ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सोम प्रकाश नामक पत्रिका ये जो है प्रारंभ की थी ईश्वरचंद विद्यासागर ने। राजा राम मोहन राय को भी जो है आपको बताया भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। इनकी भी अलग अलग पत्रिका है, जैसे मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी, दोनों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा। राजा राम मोहन राय अपने नाम से ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से संबंधित पूछे जाते हैं, समाज सुधार कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेगा। देखेंगे आगे आगे के लेक्चरों में। चलिए देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23। जनगण मन जो राष्ट्रगान है का गायन किस वर्ष के अधिवेशन में किया गया था? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1910 या ऑप्शन डी 1911। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 1911 कांग्रेस के कहा जाता है कलकत्ता अधिवेशन में। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिस पर जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था, गीतांजलि, और इसी बुक में इस गायन के बारे में चर्चा की गई है। तो 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, इस अधिवेशन के अध्यक्ष दोस्तों याद रखेगा बिशन नारायण धर थे। कभी कभी
अध्यक्षों के बारे में ही प्रश्न पूछा जाता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ऑप्शन ए बॉम्बे हेराल्ड, ऑप्शन बी द बंगाल गजट, ऑप्शन सी पायनियर या ऑप्शन डी संवाद कौमुदी। तो याद रखिएगा दी बंगाल गजट ये भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, दी इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। ऑप्शन ए जे.एल. नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दी इंडियन ओपिनियन ये आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। इस पत्रिका का प्रकाशन किया था महात्मा गांधी ने। जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उसी दौरान इन्होंने दी इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी संबंधित बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये पत्रिका का नाम याद रखेगा दी इंडियन ओपिनियन, और संबंधित पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो यहाँ से ये 25 क्वेश्चनों का बंडल है दोस्तों, और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार ज़रूर देखिएगा। आप पढ़ के एक बार देखेंगे तो ये ज़्यादा सार्थक रहेगा और आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। थैंक यू दोस्तों।